करें स्टार्ट फिर। यस। ओके। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे रैडिकल रीजनिंग मॉडल्स। तो ये अभी पेपर आया था इसका जून या जुलाई 2025 में। और इन्होंने एक नोवल तरीका निकाला था रीजनिंग का एलएलएम्स में। जो रीजनिंग प्रोसेस होता है उसका एक न्यू न्यू एक न्यू एरिया ऑफ रिसर्च में इन्होंने एक काम किया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए थे इसके। तो इनका बेसिक मोटिवेशन यही है कि एलएलएम के जो आउटपुट्स होते हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, राइट। तो बेसिकली इफ आई गिव अ प्रॉम्प्ट, सपोज कि if 50 mangoes cost 500 rupees, and then how much will 10 mangoes cost? बहुत सिंपल prompt है। And if I give this prompt to an LLM, it will give me this answer 100 rupees, राइट। बट मेरे को ये नहीं पता कि ये एलएलएम ने 100 रुपीज़ कंप्यूट किया कैसे। ये आंसर करेक्ट है, बट कंप्यूट किया कैसे? अगर गलत तरीके से कंप्यूट करके 100 पे आया है, तो ये मेरे को लाइक जैसे मेरे को टू बिल्ड अ ट्रस्ट टू दिस एलएलएम आई नीड टू नो हाउ द एलएलएम अराइव टू दिस 100 रुपीज़ आंसर। सो करंटली जो हमारे तरीके थे, मतलब एक अगर हम 1-2 साल पहले जाके देखें, करंटली नहीं, करंटली तो काफ़ी सारे आ गए हैं, बट 1-2 साल पहले जाके देखें तो हमारे पास कोई था नहीं तरीका टू एक्चुअली वेरीफाई दिस इन्फॉर्मेशन कि हाउ डिड दिस एलएलएम अराइव टू दिस आंसर, राइट। हेंस द अनट्रस्टवर्दीनेस। तो बेसिकली अभी कुछ 1-2 साल पहले ही एक चेन ऑफ थॉट एक तरीका शुरू हुआ था टू मेक द एलएलएम्स आउटपुट ट्रस्टवर्दी। तो बेसिकली ये क्या करता था कि वी हैव दिस प्रॉम्प्ट सेम, ए 50 मैंगोज कॉस्ट 500 रुपीज, हाउ मच विल 10 मैंगोज कॉस्ट। हम इसमें एक एडिशनल प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि एक्सप्लेन योर रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप। तो नाउ द एलएलएम को एक प्रॉम्प्ट मिलता था कि मेरे को एक्सप्लेन करना है कि मैं आंसर पे कैसे आ रहा हूँ। तो उसका आउटपुट ऐसे कुछ आता था कि इफ 50 मैंगोज कॉस्ट 500 रुपीज, देन 1 मैंगो विल कॉस्ट 10 रुपीज, हेंस 10 मैंगोज विल कॉस्ट 100 रुपीज, राइट। तो ये एक हमको एक चेन ऑफ थॉट, बेसिकली एक रीजनिंग मिल गई कि एलएलएम आंसर पे कैसे आ रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इफ वी लुक एट द चेन ऑफ थॉट कि कैसे चेन ऑफ थॉट काम करता है, इट्स एक्चुअली नॉट गुड इनफ फॉर रीजनिंग, राइट। तो बेसिकली चेन ऑफ थॉट में क्या होता है कि वी कैन एक्चुअली हैव टू वेज टू डू चेन ऑफ थॉट। फर्स्ट वन इज दिस कि हम बेसिकली प्रॉम्प्ट में डालने की एक्सप्लेन योर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा होता है कि वी कैन जस्ट ट्रेन द मॉडल विद द, बेसिकली ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली प्रॉम्प्ट एज एन इनपुट जाएगा। वही 50 मैंगोज कॉस्ट 500, देन हाउ मच विल 10 मैंगोज कॉस्ट, ये अपना ट्रेनिंग डेटा में इनपुट होगा। और आउटपुट में हम लोग इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली द आंसर, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड ट्रूथ उसको देंगे मॉडल को, राइट। जो हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप का जो प्रोसेस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो पूरा हम उसको प्रिडिक्ट करने को बोलेंगे। और उसी इनपुट आउटपुट पेयर्स में हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो सब साथ में होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ। तो उसमें बेसिकली ये होगा कि मॉडल रीजनिंग के स्टेप्स प्रिडिक्ट करेगा, राइट। बट इफ यू मतलब उसको थोड़ा सोच के देखो कि हम मॉडल को चाहते हैं कि मॉडल रीजन करे, रीजन को प्रिडिक्ट ना करे। लाइक दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, राइट। तो बेसिकली प्रिडिक्टिंग रीजनिंग स्टेप्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू गारंटीड इंटरनल रीजनिंग। बेसिकली मॉडल इतने रट लिए हैं कुछ स्टेप्स, हाँ कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे को ऐसे ऐसे स्टेप्स प्रेडिक्ट करने होते हैं। तो ये जो मेरे को नई प्रॉब्लम मिली है उसमें मेरे को ये स्टेप शायद होंगे इसके। वो अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहा, वो बस प्रेडिक्ट करता रह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या बेसिकली स्टेप्स प्रेडिक्ट करने हैं। तो ये इसमें मतलब गारंटीड इंटरनल रीजनिंग नहीं है। यू डोंट नो वेदर द मॉडल इज डूइंग रीजनिंग और नॉट। इट्स कुड बी प्रिडिक्टिंग करेक्ट रीजनिंग स्टेप्स, बट यू डोंट एक्चुअली नो कि मॉडल इज एक्चुअली अवेयर कि उसको क्या करना है, राइट। हाँ, तो ये फर्स्ट इसका एक है पॉइंट चेन ऑफ थॉट की, चेन ऑफ थॉट का। एंड सेकेंड वन इज ऑफ कोर्स वी रिक्वायर लॉट ऑफ डेटा टू ट्रेन चेन ऑफ थॉट, क्योंकि चेन ऑफ थॉट में ऐसा सेट कि हमें इनपुट आउटपुट पेयर्स बनाने होते हैं, जिसमें आउटपुट में हमें पूरा रीजनिंग ग्राउंड ट्रूथ की रीजनिंग हमें एक्सप्लेन करनी होती है। और फिर वो मॉडल यूज करके ट्रेन करते हैं अपने आप को। तो बहुत सारा डेटा चाहिए होता है इसमें। थर्ड इज मिस ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। तो अगर मॉडल ने कुछ गलत प्रिडिक्ट कर दिया, कोई गलत स्टेप प्रिडिक्ट कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी लाइकली, तो इट कैन एक्चुअली डिरेल द होल रीजनिंग प्रोसेस, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है प्रीवियस स्टेप्स पे, राइट। तो ये बेसिकली तीन पॉइंट्स हैं मेन मेन। इसमें अभी तक कोई डाउट?
ये कोई पॉइंट? सब क्लियर है? यस। ओके। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो करंटली जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल हैं, ट्रांसफॉर्मर हो गया, मतलब मेन तो ट्रांसफॉर्मर ही है आजकल, दे आर ऑल पैरेलल मॉडल्स। वो बस एक बार डेटा को देखते हैं, पूरा एक साथ अंदर अंदर ले लेते हैं। दे आर मतलब दे आर फेमस फॉर डूइंग पैरेलल प्रोसेसिंग, राइट, मास पैरेलल प्रोसेसिंग। और पूरा डेटा एक साथ अंदर लेके ऑटो रिग्रेसिवली रिजल्ट्स निकालते रहते हैं, राइट। बट दैट्स नॉट हाउ वी रीजन। अगर हम अपनी अपनी बात करें ह्यूमन की, हम कोई अगर हमें प्रॉब्लम मिलती है, हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर उस सोच को रिफाइन करते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं होगा, ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसा हो। तो बेसिकली वी डू अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, नॉट अ सिंगल फॉरवर्ड पास। हम अपने दिमाग को बहुत बार चलाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सीक्वेंशियली चलाते हैं। तो रीजनिंग भी एक तरह से एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है rather देन पैरेलल प्रोसेस, राइट। तो एक और बार इस प्रॉम्प्ट को रिविजिट करते हैं। इफ 50 मैंगोज कॉस्ट 500 रुपीज, हाउ मच विल 10 मैंगोज कॉस्ट? तो अब मैं ह्यूमन ब्रेन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ह्यूमन ब्रेन हमारा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जस्ट एन एग्जांपल। तो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आया, सबसे पहला हमारा थॉट ये होगा, ये प्रॉम्प्ट हमारे पास इनपुट में आ गया, पहला थॉट होगा कि अच्छा, अगर ये है तो एक मैंगो का कॉस्ट कितना होगा। मतलब बेसिकली हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिर हम इसी थॉट को वापस अपने इनपुट में लेंगे, और फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हाउ मच विल वन मैंगो कॉस्ट। प्रॉब्लम को सॉल्व बड़ा इजी कर लिया हमने, वन मैंगो विल कॉस्ट 10 रुपीज, 500 डिवाइड बाई 50। अच्छा, वन मैंगो अगर 50 कॉस्ट कर रहा है, तो फिर 10 कितने करेंगे? फिर 10 हम वापस उसी थॉट को वापस इनपुट में लेते हैं अपने, और फिर हम फाइनली आंसर पे आते हैं। तो यू कैन एक्चुअली सी अ ह्यूमन ब्रेन इज डूइंग अ लॉट ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेसेस बिफोर अराइविंग एट अ फाइनल आंसर। बट हमारे जो एलएलएम मॉडल्स हैं, वो प्रॉम्प्ट लेते हैं सीधा यहाँ पे, एक बार में फॉरवर्ड पास खत्म। उसको मतलब ही नहीं है इंटरनल स्टेप्स क्या हैं, उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि सब पैरेलल में हो रहा है, राइट। ये हमारा सीक्वेंशियल स्टेप है, पूरा हम घुमा रहे हैं अपने ब्रेन को बार बार, राइट। तो ये जो अपने हिरारिकल रीजनिंग मॉडल्स हैं, विच इज कॉल्ड HRM, वो भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही काम करते हैं, राइट। अगर उनमें कोई प्रॉम्प्ट आता है, पहले वो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं खुद कि मेरे को क्या क्या सॉल्व करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाएंगे, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंटरेटिवली, सीक्वेंशियली, एंड देन दे विल अराइव एट द फाइनल आंसर। ठीक है, ये अब तक क्लियर सब कुछ? ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत हाई लेवल पिक्चर है ऑफ हाउ HRM वर्क। अब इसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं। तो अब हम थोड़ी ह्यूमन रीजनिंग को थोड़ा और इन डेप्थ समझते हैं। जो बेसिकली ह्यूमन रीजनिंग है, उसमें एक हायरार्की काम करती है। किसी ने पढ़ी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक बाय डैनियल कानेमैन? नहीं यार, अभी नहीं पढ़ी। नहीं अभी तो नहीं पड़ी। इट्स पढ़ पढ़ो, क्या मजा आ जाएगा सही में। दैट बुक इज मतलब अलग ही लेवल की बुक है वो। आई स्लाइड हाईली में रिकमेंडेड। स्लाइड में नीचे डाल दियो कहीं पे। हाँ, मैं डाल दूँ। हाँ, तो उसमें एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन रीजनिंग काम कैसे करती है। तो उसमें वो डैनियल कानेमैन जो है राइटर, उनको नोबेल प्राइज ही मिला था इस बुक के रिसर्च के लिए, जो भी उन्होंने रिसर्च करी थी इस बुक पे, है ना। तो बेसिकली उन्होंने बताया था कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं, एक सिस्टम वन होता है, एक सिस्टम टू। तो इन दोनों सिस्टम्स की अलग, दोनों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। कुछ भी हमें काम करना हो, मतलब वॉट एवर फंक्शंस वी हैव टू परफॉर्म, पानी से ग्लास पीना हो, मतलब सॉरी, ग्लास से पानी पीना हो, या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कुछ भी करना हो, ये दोनों सिस्टम्स एंगेज होते हैं हमारे, है ना। तो बेसिकली दोनों का काम अलग अलग होता है। तो सिस्टम टू, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो एक हाई लेवल स्ट्रेटेजी बनाता है। हाई लेवल स्ट्रेटेजी मतलब कि एक पूरा प्लान, एक तरह से ब्लू प्रिंट, कि मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये करना होगा, बड़े बड़े स्टेप्स। जैसे कोई एग्जांपल मैं दूं, तो अगर मेरे को सपोज कैलकुलस करना है, कोई डिफरेंशिएशन करना है, तो सिस्टम टू कह देगा कि अच्छा पहले चेन रूल लगा देना, फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देना, फिर इस पे डिवाइड वाला रूल लगा के आंसर आ जाएगा, है ना। ये हो गया सिस्टम टू का हाई लेवल स्ट्रेटेजी, उसने पूरा एक ब्लू प्रिंट बना दिया फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब सिस्टम वन का क्या काम होता है, जो सिस्टम टू ने ब्लू प्रिंट बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना, है ना। तो सिस्टम टू का जैसे फर्स्ट स्टेप था चेन रूल अप्लाई करना, तो सिस्टम वन जो लो लेवल ऑपरेशंस होंगे चेन रूल के, जैसे
dy/dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है तो होगा 2x। 2x कैसे होगा, वो सिस्टम वन ने किया। तो जो ब्लूप्रिंट बनाया सिस्टम टू ने, उसको सिस्टम वन एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली अगर मैं अपने इसी वापस इस प्रॉम्प्ट पे हम रिविजिट करते हैं, if 50 mangoes cost 500 rupees, how much will 10 mangoes cost? तो एज आई सेड कि ये सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का। तो ये रफली कुछ ऐसा हमारा सिस्टम काम करता होगा। टाइम स्टेप वन में हमारे सिस्टम टू ने सोचा कि अच्छा ये है, तो उसने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि अच्छा अगर हम कॉस्ट ऑफ वन मैंगो में पता चल जाए तो मैं आगे के स्टेप्स का ब्लूप्रिंट बना सकता हूँ, है ना। तो उसने फर्स्ट स्ट्रैटेजी बनाई कि पे को पहले कॉस्ट ऑफ वन मैंगो बताओ। तो ये सिस्टम वन पे इंफॉर्मेशन गई। सिस्टम वन ने कहा अच्छा कॉस्ट ऑफ वन मैंगो मेरे को कंप्यूट करने के लिए ये 500 डिवाइडेड बाय 50 करना होगा, राइट। तो इसको करने के लिए दोबारा सिस्टम वन चला और उसने 10 रुपीज़ निकाल दिया। तो ये थर्ड टाइम स्टेप तक हमारे पास 10 रुपीज़ आ गए विच इज कॉस्ट ऑफ वन मैंगो। उसके बाद व्हेन वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन, सिस्टम टू के पास ये इन्फॉर्मेशन आई, उसने कहा कि अच्छा ये है तो मेरे को 10 मैंगोज का प्राइस बताओ। फिर अगेन वही सिस्टम टू वन के पास वापस इन्फॉर्मेशन, एक और स्ट्रेटेजी बना दी सिस्टम टू ने कि कॉस्ट ऑफ 10 मैंगोज। तो उसने 10 × 10 सिस्टम वन ने फिगर आउट किया कि कॉस्ट ऑफ 10 मैंगोज विल बी 10 × 10। एंड अगेन दोबारा उसने सिस्टम वन एग्जीक्यूट हुआ टू कंप्यूट दिस ऑपरेशन विच इज 100 रुपीज। अब ये सिस्टम वन ने निकाला है, सिस्टम वन थोड़े बेवकूफ़ टाइप के सिस्टम्स होते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल ऑपरेशन, सो दे आर वेरी वेरी फास्ट। और सब सबके बेवकूफ़ होते हैं, चाहे कोई भी आइंस्टाइन उठा लो, मेयर उठा लो आरत को उठा लो, सिस्टम उन सबके बेवकूफ़ होते हैं। सिस्टम टू थोड़ा अच्छा होता है, उसमें वो थोड़ा टाइम लेके करता है सॉल्व। तो एंड में सिस्टम टू चलता है टू वेरीफाई द आउटपुट्स ऑफ सिस्टम वन, और पूरा ये स्टेप को वेरीफाई करने के लिए कि अच्छा ये सही निकाला है इसने। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बेसिकली एक रफली इसी में चलता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ह्यूमन ब्रेन आज तक कोई नहीं समझ पाया, बट काफ़ी सिमिलरली इसी तरह से कुछ चलता होगा हमारे ब्रेन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब तक कोई क्वेश्चन? नोप। एक क्वेश्चन था मेरे को। इसमें इज लाइक सिस्टम टू जनरेटिंग द फुल ब्लूप्रिंट in the beginning, or is it like a back and forth? बैक एंड फोर्थ है, मतलब वो कुछ गलत ब्लूप्रिंट भी जनरेट कर सकता है, उससे गलत आंसर आ जाए तो उसको दोबारा रिफाइन करेगा वो। तो एक इट्स अ वेरी सीक्वेंशियल स्टेप, अपने को रिफाइन भी करता है वो, और इंटरमीडिएट स्टेप्स धीरे धीरे वो ब्लूप्रिंट बनाते रहता है इंटरमीडिएट स्टेप्स में। Okay, इट कैन बी रॉन्ग okay, ऑल्सो, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा राइट होगा वो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही है, गलत भी हो सकता है। गलत होगा ही होगा, मतलब सही होने के चांस right. कम है, गलत भी ज़्यादा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब अपना जो एच आर एम है विच इज रैडिकल रीजनिंग मॉडल्स का स्मॉल एच आर एम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन रीजनिंग। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया है, अच्छा एक चीज़ दूसरा भूल गया मैं, सॉरी। एक चीज़ ये है कि इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा कि सिस्टम टू थोड़ा कम एग्जीक्यूट होता है सिस्टम वन से। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम टू की एग्जीक्यूशन की है वो कम है सिस्टम वन से। ऐसा मेरे को बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा, मतलब गिवन द, मैं हिंट देता हूँ कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बताई, सिस्टम टू हाई लेवल बनाता है, सिस्टम वन लो लेवल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो व्हाई द सिस्टम टू रन्स लेस फ्रीक्वेंटली देन सिस्टम वन? सिस्टम वन इज डूइंग अ लॉट ऑफ computations ना, उसको एक बार में सारा आंसर नहीं निकालेगा, वो एक एक करके निकालेगा। दैट्स वाई उसको हाँ करेक्ट। और वो सिस्टम टू पड़ेगा। की जब तक स्ट्रैटेजी उसने बनाई है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, हाँ, तब सिस्टम तक टू वो। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा। या। हाँ एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। तो इसलिए सिस्टम टू को बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती, बस वो एक बार हो गया उसने स्ट्रैटेजी बना दी। अब सिस्टम वन उसको एग्जीक्यूट करेगा, जब वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा फिर सिस्टम टू दोबारा एक नई स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो ये अपना चलता है। हम्म। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि एच आर एम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन रीजनिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम उन्होंने डिट्टो छाप दिया है जो ह्यूमन रीजनिंग समझ में आई हमको आज तक, वो अपने पेपर में। तो इन्होंने बेसिकली चार ही नेटवर्क्स बनाए हैं। एक सिस्टम वन एक नेटवर्क है हमारा, जो सिस्टम वन को रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर आउटपुट करता है इन्फॉर्मेशन। एक तरह से एनकोडर उन्हें ट्रांसफॉर्मर है सिस्टम वन। एंड सिस्टम टू भी इनका एक एनकोडर उन्हें ट्रांसफॉर्मर है। तो ये दो हमारे नेटवर्क्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये इनपुट एम्बेडिंग आउटपुट एम्बेडिंग तो हर एलएलएम में होती है, और इनके जो एलएलएम है उसमें बस सिस्टम वन और सिस्टम टू, बस और कुछ भी नहीं है।
बस ये दो हमारे मेन नेटवर्क्स हैं, दोनों एनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सिस्टम वन हमारा कुछ एम्बेडिंग आउटपुट करता है, सिस्टम टू भी कुछ एम्बेडिंग आउटपुट करता है एट टाइम। ये जो Z है, दैट्स बेसिकली द ZL इज, L स्टैंड्स फॉर लो लेवल बिकॉज सिस्टम वन डज लो लेवल ऑपरेशंस, और H स्टैंड्स फॉर हाई लेवल क्योंकि सिस्टम टू फॉर्म्स हाई लेवल ऑपरेशंस। और ये जो T है, दैट्स टाइम स्टेप, क्योंकि सिस्टम वन और सिस्टम टू मल्टीपल टाइम स्टेप्स पे रन होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली दिखाया था कि बहुत सारे टाइम स्टेप्स पे रन होते हैं। सो दैट्स वाई हमें ट्राई करना पड़ता है कि कौन से टाइम स्टेप पे है ये। और इनपुट और आउटपुट एम्बेडिंग्स तो ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनपुट इज बेसिकली टेकिंग द रॉ prompt and converting it to the embedding. Output is taking basically whatever everything system ने जो प्रोसेस किया है उसको इनपुट में लेके प्रिडिक्शन देता है, आउटपुट है। ओके, ये चार नेटवर्क्स क्लियर। लेट्स मूव अहेड। तो ये अपना HRM का आर्किटेक्चर है, थोड़ा ओवरवेलमिंग है, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसको भूल जाओ अभी, पहले इस पे बाद में आते हैं। ये हमारा X विच इज़ वॉट एवर इनपुट आया हमारे इनपुट इनपुट लेयर में, इसमें एम्बेडिंग, इसने एम्बेडिंग बना दी इसकी X की। ठीक है, तो ये हमारी जो एम्बेडिंग है, यू कैन एक्चुअली सी कि सबसे पहले सिस्टम वन रन होता है, एंड सिस्टम वन का बेसिकली यू कैन सी दिस सिस्टम वन इज एग्जीक्यूटेड टू टाइम्स। सिस्टम वन इधर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर दोबारा इधर एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर जब ये एग्जीक्यूशन इसका फिनिश हो जाता है, द सिस्टम टू न्यू स्ट्रेटेजी बनाता है। ठीक है। तो इसने जब न्यू स्ट्रेटेजी सिस्टम टू ने बनाई, पहले ये दोनों सिस्टम वन एग्जीक्यूट हुए दो बार, फिर सिस्टम टू एक बार एग्जीक्यूट होकर इसने नई स्ट्रेटेजी बनाई, दैट नई न्यू स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूटेड बाय सिस्टम वन अगेन अगेन बाय टू टाइम्स। ठीक है। तो ये बेसिकली एक हमारा HRM का एक सिंगल फॉरवर्ड पास का एक आर्किटेक्चर है। मैंने इसे पहले बताया था कि पहले सिस्टम टू एग्जीक्यूट होकर स्ट्रेटेजी बनाता है, बट इसमें सिस्टम वन पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो यू कैन सी दिस ZH0 एंड ZL0 विच इज़ बेसिकली अ टाइम स्टेप जीरो, जो इनिशियल हमने इनकी स्टेट्स डिफाइन करी हैं सिस्टम वन और सिस्टम टू की, ये हम इनिशियल देते हैं, तो हम एक तरह से ZH0 को इनिशियल स्ट्रेटेजी की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसको एक तरह से इनिशियल स्ट्रेटेजी मिल रही है थ्रू ZH0, एंड देन इट्स एग्जीक्यूटिंग सिस्टम वन टू टाइम्स। दिस इज हाइपर पैरामीटर, आप कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, टू टाइम्स थ्री टाइम्स वॉट एवर। पेपर ने दो टाइम्स एग्जीक्यूट किया है इसको। अब जब ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो गई, देन सिस्टम टू रन्स अगेन टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रेटेजी, and then after system 2 creates another new strategy, then system 1 executes that given strategy, and in the end system 2 verifies whether the system 1 has computed the correct results and then just gives the predictions। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि अब तक, या लेट मी जस्ट पॉज फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें हो सो सकते हैं डाउट। सो इज इट लाइक कि जो ZL0 एंड ZH0 है, दैट्स लाइक द सिस्टम प्रॉम्प्ट की तुम्हारी रिप्रेजेंटेशंस दैट आर बीइंग सेंट, जो तुम्हारा नहीं नहीं, एक ये इनिशियल प्रॉम्प्ट है? इनिशियल प्रॉम्प्ट नहीं, प्रॉम्प्ट तो अपना यहाँ पे आएगा ना एक्स पे। ये हम्म। बेसिकली इनिशियल इनिशियल स्टेट्स हैं, रैंडम स्टेट्स, वो हमारे ऊपर हम कैसे उनको इनिशियलाइज करते हैं, जैसे वेट इनिशियलाइजेशन होता है ना नेटवर्क की ट्रेनिंग से पहले, वही सेम चीज़ है ये। ओके, सो तो इन्होंने अपने पूरा LLM ट्रेन करा है क्या पूरा? ये एग्जैक्टली LLM, बेसिकली इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसको LLM एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्योंकि ये ना प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है। जैसे ML मॉडल्स होते हैं हमारे, मशीन लर्निंग मॉडल्स, उसमें दे आर नॉट जनरल पर्पस मॉडल्स। अगर आप किसी टास्क के लिए ट्रेन कर रहे हो, वो उसी टास्क पे चलेगा। तो सेम इनके हम्म। साथ है, ये LLM नहीं है, ये जनरल पर्पस मॉडल्स नहीं है अभी। जैसे मैंने इसको ट्रेन किया है सुडोकू सॉल्व करने के लिए, तो ये सुडोकू ही सॉल्व कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा ये। अच्छा, ओके, सो इसमें सिस्टम वन एंड सिस्टम टू में जो वो लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर बेस्ड नेटवर्क्स, दे आर स्मॉल नेटवर्क्स एज कंपेयर टू LLMs एंड दे आर जस्ट फॉर वेरी स्पेसिफिक टास्क्स। हाँ, जो वॉट एवर यू आर ओके। ट्रेनिंग दिस मॉडल विद वही चलेगा, इस पर और कुछ नहीं चल सकता। ओके। ओके, सो इसमें सिर्फ सिस्टम वन और सिस्टम टू के आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस होंगे या कुछ, या फिर नहीं, एग्जैक्टली सेम है? आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। वेट्स डिफरेंट हैं ऑफ कोर्स, सिस्टम टू के वेट्स अलग हैं, सिस्टम वन के अलग हैं, बट आर्किटेक्चर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जैसे ये दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम वन यहाँ पे,
दिस सेम नेटवर्क इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ट्वाइस, रिकर्सिव कनेक्शन लगा हुआ है एक तरह से। तो हम्म। इसमें नंबर ऑफ वेट्स उतने ही रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द आर्किटेक्चर, बट यू कैन एक्चुअली रन द फॉरवर्ड पास मल्टीपल टाइम्स। सिस्टम टू को 2 बार कर दिया, सिस्टम वन को 2 बार कर दिया, तो यू गेट दैट इफेक्टिव डेप्थ, जो एलएम में डेप्थ होती है ना पूरी, वो मिल जाती है इसमें। तभी इतने हम्म। छोटे पैरामीटर्स वाले मॉडल इतने बढ़िया परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दो बार दो ओके। ही हैं बस मॉडल्स, सिस्टम वन और सिस्टम टू, उन्हीं को आप बार बार एग्जीक्यूट करे जा रहे हो, तो डेप्थ बहुत मिल जाती है। एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिस्टम वन सिस्टम टू इज कि मतलब सिस्टम वन ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है एंड सिस्टम टू कम बार एग्जीक्यूट हो रहा है। इज दैट हाँ, द ओनली डिफरेंस? बस वही है मेनली। मतलब मैंने ये बताया कि स्ट्रैटेजी सिस्टम टू बनाता है, सिस्टम वन उसे एग्जीक्यूट करता है, वो हमारा ह्यूमन ब्रेन की है अंडरस्टैंडिंग। ये अगर ये सेम चीज़ कर रहा है वो कह नहीं सकते, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स होते हैं डीप लर्निंग मॉडल्स, तो आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे करते हैं अंदर से काम। बट हाँ, होपफुली यही कर रहे होंगे, इसी इसी पर्पज से इनको बनाया ओके। सो है। एंड मतलब ऑल्सो यू कैन सी कि इसमें हाँ। एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं ये लोग। जो सिस्टम वन ने आउटपुट किया है वो हम्म। सिस्टम टू में भी जाता है, और जो सिस्टम टू ने आउटपुट किया है वो सिस्टम वन में भी जाता है। तो इन हम्म। सिस्टम मतलब बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं ये दोनों सिस्टम्स, सो यू कैन सी। इसमें जो आउटपुट वाला जो है चीज, जो भी आउटपुट वाली जो जो नेटवर्क है, कैन 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 दिस बी अटैच टू एनी ऑफ द नेटवर्क, सिस्टम वन सिस्टम टू कहीं पर भी अटैच करके उसकी रीजनिंग स्टेप इंटरनली देख सकते हैं? वो मैं बताऊंगा आगे। ये जो अच्छा पूरा अच्छा। पॉइंट है ना, ये आगे एक्सप्लेन होगा कि ओके रीजनिंग, हम इंटरनल रीजनिंग देखते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। ओके 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 ठीक है। बस अभी मेन आइडिया ये है कि ये बेसिकली एचआरएम का आर्किटेक्चर है। ये हम्म। एचआरएम का सिंगल फॉरवर्ड पास है। तो मैंने कहा था ना कि इसको हम मल्टीपल टाइम स्टेप्स के लिए रन कर सकते हैं। तो ये टाइम स्टेप वन हो गया, मतलब टाइम स्टेप जीरो पे हमारे पास इनिशियल स्ट्रैटेजी आ गई ZH0, और इनिशियल स्टेट आ गई ऑफ सिस्टम वन ZL0। ये इसी को अंदर लेके, अब इसने ZL0 को अंदर लिया सिस्टम वन ने, ZH0 को अंदर लिया और इनपुट एक्स को अंदर लिया, वॉट एवर प्रोसेसिंग इट डज करा उसने, और ZL1 निकाल दिया, ZL1, राइट, हम्म। टाइम स्टेप वन। अब ये ZL1 इसमें जाएगा, ZL2 निकलेगा। तो ये ओके। टाइम स्टेप्स हैं, ये सीक्वेंशियली चलता है। बट हाँ, ये एक सिंगल फॉरवर्ड पास है। ये बस पूरा सिस्टम एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिस्टम यहाँ पे एक आउटपुट आ गया हमारे पास, ये सिंगल फॉरवर्ड पास है, एक फॉरवर्ड पास हुआ हमारा। हम्म। अच्छा, तो अब हम, ट्रेनिंग के टाइम पे यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग ZH0 एंड ZL0 भी, कि तुम्हारी जो नहीं नहीं, इनिशियल। इसमें इन्होंने किया नहीं है अभी, रैंडम इनिशियलाइज किया, बट इसको भी ट्रेन कर सकते हैं। क्वाइट अच्छा। पॉसिबल टू ट्रेन कर सकते हैं इसको भी ट्रेन। जरूरी नहीं है, ओके इन्होंने किया नहीं है, इन्होंने रैंडम इनिशियलाइज किया है, बट हाँ कर सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। कोई और डाउट? चलें आगे। चलो। ओके, ठीक है, तो ये एक सिंगल फॉरवर्ड पास है हमारा। अब इसमें बेसिकली एक एक आता है कैवियट, जिसमें अब हमें इसका लॉस कंप्यूट करना है, राइट। तो लॉस कंप्यूट करने के लिए अपना सिंपल है, वाई कैप जो हमारा आया है उसको हम बेसिकली कंपेयर करेंगे ग्राउंड ट्रूथ वाई से, राइट। और फिर ग्रेडियंट्स अपग्रेड करने के लिए वी डू बैक प्रोपगेशन। अब बैक प्रोपगेशन इसमें हो सकती है, बट इसमें एक इशू ये है कि यू कैन सी कि मल्टीपल टाइम सिस्टम वन और सिस्टम टू हमें एग्जीक्यूट करने होते हैं। सिमिलर आर, जैसे हम RNN में भी करते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, या LSTMs में करते हैं, GRUs में करते हैं, हम मल्टीपल टाइम सिंगल सेल को RNN की एग्जीक्यूट करते हैं। वही सेम चीज़ उसमें हो रही है। तो उसमें बैक प्रोपगेशन नहीं चलता, उसमें बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम चलता है, राइट। अब बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कि अब ये तो बहुत, ये डीप नेटवर्क इसको कहेंगे नहीं, बट स्टिल सिस्टम वन और सिस्टम टू ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑफ कोर्स कंप्यूटेशनली, मतलब ज़्यादा पैरामीटर्स उसमें होती हैं, और इसको आप कितनी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अगर आपको सिस्टम वन के ग्रेडियंट्स निकालने हैं तो आपको पूरा बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम करना पड़ेगा। पहले आपका जो आउटपुट है, पहले आप बैक प्रोपगेट करते हुए पहले सिस्टम यहाँ पे आओगे, फिर वही सेम वेट आपको यहाँ के ग्रेडियंट्स निकालने होंगे सिस्टम वन के, फिर देन यू विल हैव टू गो बैक, पूरा पूरा ट्रेस करते हुए इस सिस्टम वन के। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके ग्रेडियंट वैनिश हो जाएगा। बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम का ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक तरह से इशू रहता है कि ग्रेडियंट वैनिशिंग ग्रेडियंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा अवॉइड ही कर दिया बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम को। तो बेसिकली किया क्या इन्होंने, ये हमारा पूरा फॉरवर्ड पास चल रहा है,
कितने भी हमने सिस्टम वन और सिस्टम टू की कॉल्स करी फॉरवर्ड पास में, हमें मतलब नहीं है। जो आखिरी दो करी सिस्टम वन और सिस्टम टू की, बस उसी पे ग्रेडियंट निकलेगा। वहाँ की पिछले के जितना भी कंप्यूटेशनल ग्राफ हमारा बन रहा है ग्रेडियंट्स का, उसको हम डिटैच कर देंगे। तो जो हमारे ग्रेडियंट का जो फ्लो है, सिस्टम टू को कंप्यूटर अगर में ग्रेडियंट्स करने हैं तो बस वो यहीं पे करेगा, यहाँ से पीछे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसका डिटैच कर दिया, काट दिया उसको कंप्यूटेशनल ग्राफ से। लास्ट सिस्टम टू की कॉल को रखा है और लास्ट सिस्टम वन की कॉल को रखा है। तो इस समय जब ग्रेडियंट फ्लो है सिस्टम वन और सिस्टम टू में, बस यहीं पे आके रुक जाता है। इट डजंट गो बैक बियॉन्ड बियॉन्ड द लास्ट कॉल। तो इसके भी कुछ अपने एडवांटेज ये रहते हैं कि वैनिशिंग ग्रेडियंट अवॉइड हो जाता है हमारा। सो वैनिशिंग ग्रेडियंट नहीं होता, और हमारा सिंस दिस सिस्टम वन इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स एंड सिस्टम टू इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल फॉरवर्ड पास, तो अगर आप इसके वेट्स अपडेट करते हो तो इसके ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं पीछे वाले के। ऑफकोर्स वो पूरा उसको एक्यूमुलेट करके नहीं कर पाता अपडेट, बट उन्होंने पेपर में प्रूफ दिया था एक, वो मैंने गो थ्रू किया नहीं है, कि ये जो उन्होंने चीज़ करी है इट्स वेरी 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 सिमिलर टू बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम के जो ग्रेडियंट अपडेट्स होते हैं। तो इससे पूरा इन्होंने एक सिंगल सिंगल ग्रेडियंट कॉल में पूरा पूरा नेटवर्क ट्रेस हो जाता है। हाँ, तो दिस इज हाउ HRM ट्रेन्स। या एनी डाउट्स? इसमें मतलब इसमें डायरेक्ट ये रेजिडुअल कनेक्शंस लगा के नहीं कुछ कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ सिस्टम टू और नहीं, अब वो लास्ट ये वेट? ना रेसिडुअल लगा के वो मेरे ख्याल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मैंने सोचा नहीं इसमें। बट उसमें ना ये होता है कि आपको पीछे तो जाना ही पड़ता ना, हम्म। कुछ भी कर लो पीछे तो जाना ही है आपको। मैंने कहा था पीछे जाने का ही नहीं, हमको यहीं रुक देंगे हम। चलो, इफ इट वर्क्स देन इट वर्क्स। हाँ, वक्त करता है। और जो जो लेस इज मोर वाला पेपर है ना, उन्होंने बोला है कि इन्होंने बेवकूफ़ी करी है, ऐसा करना नहीं होता, हम ठीक करेंगे इसको। उन्होंने हम्म। बोला ही है चीज़ ये ऐसे नहीं अच्छा होता अच्छा। है। ओके। इसमें March एक में can you explain like अगर केवल last call में we are updating, so हम्म। how are like the other weights getting updated? हाँ, तो बेसिकली ये सिस्टम वन, और ये बेसिकली वी आर रनिंग सिस्टम वन मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने बेसिकली या लास्ट टाइम हमने रन किया है ये जो ग्रीन है, बाकी जो रेड ब्लॉक्स हैं उसमें भी हम सिस्टम वन रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम ग्रेडियंट पास नहीं कर रहे। बट द वेट्स ऑफ दीज ब्लॉक्स आर एग्जैक्टली द सेम टू दिस ब्लॉक, क्योंकि हम सेम मॉडल को मल्टीपल टाइम्स रन कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप सेम मॉडल को मल्टीपल टाइम्स रन कर रहे हो और आप उसी सेम मॉडल में आप ग्रेडियंट अपडेट्स कर दोगे वेट्स में, तो प्रीवियस रेड ब्लॉक्स भी अपने ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, राइट, क्योंकि वो सेम मॉडल है। I see. Okay, makes sense. सेम सिमिलर टू सिस्टम टू भी सेम मॉडल को आप मल्टीपल टाइम्स रन करते हो। Okay. मतलब इसको ठीक है। एज अ गुड अप्रोक्सीमेशन देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन होगा, बट हाँ, उसने नॉट। पेपर में ये लिखा है, पूरा भयंकर सा प्रूफ दिया था, जैकूब इन्होंने क्या क्या लगा दिया था, मेरे को इतना नहीं पढ़ना अभी तो उसमें उन्होंने बोला था कि सेम चीज़ है। पर लेसेस मोर ने जो नया पेपर है उसमें उन्होंने बोला है कि इससे बहुत सारी परफॉर्मेंस गेन जो हो सकती थी वो हुई नहीं है। तो हम हाँ। इसको ठीक करेंगे, तो उन्होंने कुछ किया है, इसको सॉल्व किया है इस चीज़ को, पता नहीं कैसे किया है वो उन्होंने देखा नहीं। बट हाँ, कुछ हम्म। उन्होंने एड्रेस किया है इस इशू। ओके। बट आई होप दिस इज क्लियर, राइट, कैसे हम्म। काम करता है HR। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो RS पूछ रहा था कि एग्जैक्टली रीजनिंग कैसे हो रही है इसके अंदर, है ना। ओके। तो बेसिकली हमने ये बताया था कि एक सिंगल फॉरवर्ड पास में, जो हमारा HRM का फॉरवर्ड पास है, ये एक सिंगल फॉरवर्ड पास है। ये पूरा रन हो जाता है इनपुट से आउटपुट तक, सिंगल फॉरवर्ड पास, ठीक है। ये सिंगल फॉरवर्ड पास जो हमारा एक इनपुट लेता है ZH0 एंड ZL0, इनिशियल स्टेट्स ऑफ सिस्टम टू एंड सिस्टम वन, एंड द इनपुट X। फॉरवर्ड पास से हमको ZHT और ZLT मिल जाते हैं, बेसिकली द स्टेट्स ऑफ सिस्टम टू एंड सिस्टम वन आफ्टर T टाइम स्टेप्स। और प्रिडिक्शंस, ये वाई कैप होना चाहिए, सॉरी ये टाइपो है, प्रिडिक्शन मिल जाता है हमको, ठीक है, एक सिंगल फॉरवर्ड पास से। तो अब ये क्या करता है, ये एक तरीका यूज करता है विच इज कॉल्ड डीप सुपरविजन। उसमें क्या करता है, ये हमने एक सिंगल फॉरवर्ड पास रन किया। अब HRM ने डीप सुपरविजन से क्या किया, ये सिंगल फॉरवर्ड पास से हमें जो फाइनल स्टेट्स मिली सिस्टम वन और सिस्टम टू की, उसको दोबारा डाल देता है यहाँ पे ZH0 और ZL0 की जगह पे, राइट। तो ZH0 जो ZL0 जो हमारी इनिशियल हिडन स्टेट्स थी इन द फर्स्ट फॉरवर्ड पास, जब हम सेकेंड फॉरवर्ड पास रन करते हैं, मीनिंग रनिंग दिस होल फॉरवर्ड
प्रोसेस अगेन। तो जो हमारी फर्स्ट फॉरवर्ड पास से जो हमारी फाइनल स्टेट्स आई थी सिस्टम 2 और सिस्टम 1 की, ZHT एंड ZLT, उनको हम यूज़ कर लेते हैं एज इनपुट टू द सेकेंड फॉरवर्ड पास। हम्म। अरे बात समझ में? तो हाँ। हमारा एक्स सेम रहता है, इनपुट ऑफ कोर्स चेंज नहीं होता, बट हमारी ये स्टेट्स चेंज हो जाती हैं और ये हमारा फॉरवर्ड पास दोबारा रन होता है और फिर हमको फाइनल प्रिडिक्शन मिलता है दोबारा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ये पेपर ये मल्टीपल टाइम्स रन करता है, इसी सेम चीज को फॉरवर्ड पास में मल्टीपल टाइम्स रन करता रहेगा, डीप मल्टीपल सुपरविजन स्टेप्स। 16 करता है एक तरह से, 16 मैक्सिमम स्टेप्स हैं इसके, पेपर में लिखा था कि 16 बार फॉरवर्ड पास रन करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इवन इफ यू रन दिस 16 टाइम्स, अब तू सोच के देखा रहा 16 टाइम्स तू रन करेगा और फिर तू इसको अपडेट करने बैठेगा बिना विद बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, तो सोचो कितना दिमाग खराब होगा, राइट? कितनी भी रेसिडुअल कनेक्शन लगा लो। तो इन्होंने, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था उस चीज़ को, पर हाँ अब समझ में आ जाएगी कि अगर 16 टाइम आप इस पूरे इस नेटवर्क को रन कर रहे हो, तभी इसने लास्ट 2 अपडेट्स जो होते हैं वही लिए टू बेसिकली रन द होल ग्रेडियंट फ्लो थिंग। तो इससे क्या फायदा होता है कि जैसे आई थिंक दया का पॉइंट था कि सिस्टम टू कोई बार गलती भी कर सकता है कि गलत उसने स्ट्रेटेजी बना दी, तो सिंगल फॉरवर्ड पास से उसकी जो सिंगल उसने स्ट्रेटेजी बनाई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर गलत स्ट्रेटेजी हुई वो तो क्या करोगे, वो दोबारा रन करोगे। तो वो मल्टीपल टाइम्स अगर आप उसको रन करते हो सिंगल फॉरवर्ड पास को, तो अपने आउटपुट्स को रिफाइन करता रहता है। उसको समझ में आता है कि अच्छा मैंने यहाँ गलती करी, यहाँ गलती करी, मेरे को उसको ठीक करना है। तो ये सीक्वेंशियल, इसने पूरा एक प्रॉपर जो सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है ना उसको फॉलो किया है, जो ह्यूमन रीजनिंग में होता है। तो इसी को डीप सुपरविजन कहते हैं। तो उसका एक सूडो कोड है। डीप सुपरविजन एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसमें सूडो कोड को गो थ्रू कर देता हूँ। तो ये एक्स और वाई ट्रू हमारे इनपुट्स एंड ग्राउंड ट्रूथ्स हैं, और जेड इज बेसिकली ZH0 एंड ZL0, जेड इन इट। तो इनिशियल स्टेट्स ZH0 ZL0 एट टाइम स्टेप 0। ठीक है। तो फॉर स्टेप मतलब कितने स्टेप्स पे हमें कितने कितने फॉरवर्ड पास चलाने, एंड एन सुपरविजन मीन्स नंबर ऑफ फॉरवर्ड पासेस दैट वी आर गोइंग टू टेक, और स्टेप ऑफ कोर्स किस स्टेप पे अभी हम हैं। तो हमने स्टेप करने के लिए हमने जेड मेरी एच आर एम को कॉल किया। एच आर एम विल टेक दीज टू इनपुट्स, जेड एंड एक्स। जेड मीन्स दीज टू, ZH एंड ZL। ठीक है, इन दोनों को ले लेगा। और प्रिडिक्शन में हमको अगेन मतलब एच आर एम का जो आउटपुट होगा वो यही मिलेगा हमें, दोबारा जेड्स मिलेंगे और वाई हैट विच इज़ प्रिडिक्शन। तो यू कैन सी एट ईच डीप सुपरविजन स्टेप ये लॉस कंप्यूट करता है। तो आपके जो फर्स्ट फॉरवर्ड पास होगा इसमें ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल ने सिर्फ एक ही बार एक ही स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का चांस मिला है उसको, पर उस पर भी वो लॉस निकालता है। तो जो जो भी प्रिडिक्शन आएगा वो लॉस निकाल लेगा, सॉफ्ट मैक्स क्रॉस एंट्रोपी या वॉट एवर लॉस सूट्स योर प्रॉब्लम, एंड देन इट डज अ बैक फुल बैक प्रोपगेशन। ऑफ कोर्स ओनली ऑन द लास्ट टू अपडेट्स ऑफ सिस्टम 1 सिस्टम 2 पीछे का पूरा डिटैच हो जाता है। और इसने ये जेड भी डिटैच कर दिया, यू कैन सी, जिससे बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम अक्रॉस डीप सुपरविजन स्टेप्स ना ट्रैवल करे। ठीक है। तो अब ये तो अब सबको पता ही है क्या हो रहा है। अपनी लॉस ग्रेडियंट्स निकल रहे हैं लॉस डॉट बैकवर्ड में, ग्रेडियंट्स अपडेट हो रहे हैं और ग्रेडियंट जीरो हो रहे हैं। ठीक है। तो एक हर फॉरवर्ड स्टेप में, फॉरवर्ड पास में ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है जिससे नेक्स्ट फॉरवर्ड पास में अच्छा चले। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट्स? क्लियर। क्लियर। ओके। ठीक है, सो दिस इज हाउ डीप सुपरविजन वर्क्स। अब इसमें एक चीज है कि वैसे मैंने कहा था कि नंबर ऑफ सुपरविजन स्टेप्स इज 16, बट नॉट एवरी प्रॉब्लम विल रिक्वायर 16 स्टेप्स। कुछ 4 या 5 स्टेप्स में भी हो जाएंगी सॉल्व, है ना? जरूरी नहीं है कि भाई एक प्रॉब्लम 16 स्टेप्स पूरी ले, 16 स्टेप्स इज मैक्सिमम। तो कुछ 2 में सॉल्व हो जाएंगी, कुछ 5 में, कुछ 8 में। तो एचआरएम को ये चीज़ हम बता देते हैं कि भाई एचआरएम को एक्चुअली पता होता है कि मैंने प्रॉब्लम अब सॉल्व कर ली है, मेरे को अब डीप सुपरविजन और चलाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को और उसको इटरेट करने की जरूरत नहीं है, मैं अब यहाँ पे आउटपुट दे सकता हूँ। तो ये कैसे पता होता है इसको? तो ये अपना सिस्टम टू ये बेसिकली लास्ट लास्ट अपडेट लास्ट कॉल है बेसिकली फॉरवर्ड पास की। लास्ट टाइम सिस्टम टू चलता है वो अपना ZLT ZHT जो भी निकलता है वो आउटपुट हेड में पास करके प्रिडिक्शन आता है। ये मैंने पहले बताया था। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता।
ये होता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये चीज होती है। तो आउटपुट हमारा हेड होता ही होता है, साथ में एक क्यू हेड भी होता है, which which of course takes the last update of system 2 as input, same as the output head, दोनों का input same होता है, and queue head predicts whether to halt or continue. So it gives a probability between 0 and 1 of queue halt, 1 being कि रुक जाओ और चलाने की ज़रूरत नहीं है, 0 being कि कंटिन्यू करो। तो क्यू हॉल्ट और क्यू कंटिन्यू दोनों प्रोबेबिलिटीज होती हैं, दोनों जिनका सम 1 होता है। अगर हॉल्ट की प्रोबेबिलिटी 60% है तो कंटिन्यू की प्रोबेबिलिटी 40% होगी। ठीक है, ये लर्न होता है, लर्नेबल नेटवर्क है ये ट्रेनिंग के टाइम भी लर्न होता है। ठीक है, क्लियर। अब ये बात तो ठीक है कि लर्न होता है, अब हमें इसी किसी भी चीज़ को मॉडल को अगर सिखाना है तो उसके ग्राउंड ट्रूथ चाहिए होते हैं। कि अगर आप ऑफ कोर्स क्यू हॉल्ट और क्यू कंटिन्यू प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आपको उसके ग्राउंड ट्रूथ चाहिए कि मॉडल को कब रुकना है, उसके ग्राउंड ट्रूथ्स क्यू हॉल्ट एंड क्यू कंटिन्यू। तो उसके ग्राउंड ट्रूथ्स देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप हो सकता है ये, बट मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ओके, सो जी बेसिकली मीन्स ग्राउंड ट्रूथ ऑफ हॉल्ट। तो एट एनी डीप सुपरविजन स्टेप एम, एम मतलब हम 16 के लिए रन कर रहे हैं, हमने कोई बीच में आर्बिट्ररी स्टेप ले लिया एम, तो जी हॉल्ट विल बी वन, बेसिकली मीन्स कि वन, वन या जीरो ही होगा। वन तब होगा जब वाई, वाई एट डीप सुपरविजन स्टेप विच मीन्स द ग्राउंड ट्रूथ at m step is exactly equal to the predicted. So when the model बिल्कुल उसने कोई गड़बड़ी नहीं की प्रिडिक्शंस में, exactly the same prediction आ गया, then of course it can stop. It doesn't need to go to m+1 and m+2 steps, right? वो m step पे ही रुक सकता है, बट इसी कंडीशन में। ये ग्राउंड ट्रूथ है, ठीक है। एंड अगर एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है तो जीरो, तो वो दोबारा रन उसको कंटिन्यू करना है। तो ये ग्राउंड ट्रूथ है। ऑफ कोर्स ऐसा होगा नहीं इन रियल वर्ल्ड, कभी भी एग्जैक्टली सेम प्रेडिक्शन बहुत रेयरली आता है, बट हाँ ये ग्राउंड ट्रूथ है, ऑफ कोर्स हमें ये लेके चलना पड़ेगा। तो ये क्लियर है ना, ग्राउंड ट्रूथ ऑफ फॉल्ट इज हाउ हाउ ग्राउंड ट्रूथ ऑफ फॉल्ट इज जनरेटेड। ओके, अब It, कंटिन्यू में थोड़ा। yeah, is it calculated after each step, like, or the each forward pass? हाँ, ईच ईच डीप सुपरविजन स्टेप पे ये रन होगा अच्छा, पूरा। okay. तो हर हर डीप सुपरविजन स्टेप पे हमारे पास एक ग्राउंड ट्रूथ ऑफ फॉल्ट होगा विच विल बी आइदर वन और जीरो। वन तभी होगा जब मॉडल का प्रिडिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ग्राउंड ट्रूथ, Mm-hmm. और जीरो Okay. अदरवाइज। Yeah. ठीक है। Yeah. अब ग्राउंड ट्रूथ ऑफ कंटिन्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो ग्राउंड ट्रूथ ऑफ कंटिन्यू एक्चुअली डिपेंड्स ऑन m+1 स्टेप्स। यू कैन सी कि इसमें हर जगह m+1 लिखा हुआ है। अगर आप m स्टेप पे हो तो m+1 का क्या स्टेटस है उसके हिसाब से आप करंट ग्राउंड ट्रूथ को अपडेट करते हो। तो सपोज अगर मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया कि मुझे कंटिन्यू करना है, मतलब दैट वुड मीन कि द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यू इज ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉल्ट। करेक्ट। अगर मतलब कंटिन्यू की प्रोबेबिलिटी उसने प्रिडिक्ट की कि 70%, तो हॉल्ट की 30% ही होगी, दोनों का सम 1 होता है। तो अगर मान लो उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि 70% प्रोबेबिलिटी से कंटिन्यू करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ऑफकोर्स m+1 स्टेप पे जाएंगे। अब m+1 स्टेप पे हमारा क्यू हॉल्ट विच इज द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉल्ट, क्यू m+1 हॉल्ट एंड क्यू m+1 कंटिन्यू, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होगा। अगर मान लो कि दोनों में से कुछ कंटिन्यू कंटिन्यू की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, सपोज 70%, दोबारा 70% आ गई, या हॉल्ट की 90% आ गई, कुछ भी हो सकता है इन दोनों से ना। चलो 90% लेके चलते हैं कि सपोज मॉडल प्रिडिक्टेड एट m+1 स्टेप की 90% प्रोबेबिलिटी कि मुझे रुकना है यहाँ पे क्यू हॉल्ट। सो दैट वुड मीन कि हमने जो प्रीवियसली एट 70% प्रोबेबिलिटी से प्रिडिक्ट किया था कि हाँ कंटिन्यू करना है, दैट डिसीजन वॉज करेक्ट एक तरह से, क्योंकि मॉडल इवेंचुअली फिगर्ड आउट कि उसे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, रुकना है या कंटिन्यू करना है। क्योंकि उसने 90% प्रोबेबिलिटी से उसने, उसका कॉन्फिडेंस बहुत था कि 90% प्रोबेबिलिटी से आई नीड टू स्टॉप एट m+1 स्टेप। So that would mean कि model actually figured out what to do at the next step. So the decision to continue at the current step was correct. I hope I'm making sense. थोड़ा आगे थोड़ा समझ में समझ आई? में आ रहा है।
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो इट्स लाइक ये द जी कंटिन्यू इज लुकिंग अहेड, हम्म। आगे वाले को यूज करके वो करना चाह तो रहा है जी, चाहे। अब मैं बताता हूँ दोबारा से सोच लो। अगर मैं मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कि मेरे को अभी कंटिन्यू करना है इस स्टेप पे, करंट करंट स्टेप पे, एम स्टेप पे, तो आपको कैसे पता कि वो डिसीजन टू कंटिन्यू वाज करेक्ट और नॉट? वो आप तभी, ओके। इसी आपका तरीका एक ही है पता करने का कि नेक्स्ट स्टेप में मॉडल कितना कॉन्फिडेंट था अपने रुकने या बढ़ने में। अगर वो बहुत ज़्यादा हम्म कॉन्फिडेंस है तो कहेगा भाई सही है, हमने अगर हमने यहाँ से प्रिडिक्ट करा है कि मॉडल कंटिन्यू करे तो ऑफकोर्स हमने सही प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि मॉडल को नेक्स्ट स्टेप पे पता चलिए उसे क्या करना है, रुकना है, बंद या कंटिन्यू करना है। हम्म ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं ना पता करने का। अगर मान लो कि आप बहुत अनश्योर हो इस स्टेप पे, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे मॉडल इज वेरी अनश्योर, कंफ्यूज है, 0.5 है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स यू वुड से कि हाँ भाई थोड़ा 0.5 भी आएगा ग्राउंड ट्रूथ तो उसको 0.5 के बाद कि यहाँ ये स्टेप में भी हम श्योर नहीं है कि मैं करना क्या है। तो दैट मीन्स कि ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स करता है डिपेंड, बट हाँ दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू विद दिस दिस काइंड ऑफ लॉजिक क्यू हेड अगर लगा रहे हो। ओके। ठीक है। ठीक है, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि जी कंटिन्यू इज उसका ऊपर वाला क्यू एम प्लस वन हॉल्ट। सो इफ यू गेट, अगर हम्म। नेक्स्ट स्टेप में इफ यू आर हॉल्टिंग, सो देन योर जी कंटिन्यू वाज करेक्ट इन द प्रीवियस स्टेप। नहीं नहीं, वो अपना नीचे वाला है ये मैक्स वाला। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, अगर हो सकता है कि मॉडल को बड़ा हाई कॉन्फिडेंस हो कि मुझे भी कंटिन्यू करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, है ना, तो वो भी डिसीजन आपका करेक्ट है कंटिन्यू करने का करंट स्टेप में। अगर नेक्स्ट स्टेप में मॉडल कह रहा है कि बहुत हाई कॉन्फिडेंस है कि मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे मैं और रिफाइन कर सकता हूँ अपने आउटपुट को, तो अगेन योर डिसीजन टू कंटिन्यू एट करंट स्टेप वॉज करेक्ट। हम्म। ये ऊपर वाला समझाऊंगा बाद में मैं, पर हाँ ये नीचे वाला समझो पहले, मेन चीज़ ऊपर वाला बाद में समझाऊंगा। ओके ओके ओके। ठीक है। तो मतलब इट डिपेंड्स दोनों पे। अगर मॉडल इज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसे कंटिन्यू करना है तो भी आपका डिसीजन सही है टू मूव अहेड एट एम स्टेप। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। तो ये ओके। मैक्स ऑफ आइदर हो जाता है। बट अब मैंने ऐसे कहा था कि पेपर ने मेंशन किया हुआ है कि 16 स्टेप से ऊपर नहीं चल सकता डीप सुपरविजन। तो जो हम्म एन मैक्स है वो 16 है। तो अगर हमारा डीप सुपरविजन स्टेप एम पे पहुंच गया है, मतलब एम मतलब 16 पे पहुंच गया है, तो ऑफकोर्स आप 16 से आगे नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है आपको जाना। तो इसलिए जी कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू करे जा रहे हो कि तो दैट वुड मीन कि आपकी जो M+1 पे हॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी कंटिन्यू से, क्योंकि आप कंटिन्यू करे जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, ग्राउंड ट्रूथ ऑफ कंटिन्यू विल बी स्मॉल, विच विल ऑटोमेटिकली मेक हॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। तो इससे मॉडल रुक जाएगा 16 स्टेप से पहले। लॉस ही हम्म ऐसे डिफाइन किया हुआ इन लोगों ने, क्योंकि आपका ये हॉल्ट की प्रोबेबिलिटी तो कम ही रहेगी क्योंकि आप कंटिन्यू करे जा रहे हो, है ना। तो इसलिए आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है क्यू हॉल्ट की, तो जी कंटिन्यू कम करना पड़ेगा, जिससे मॉडल कंटिन्यू की प्रोबेबिलिटी कम करे, ऑटोमेटिकली हॉल्ट की बढ़ जाएगी। हम्म। ठीक है, थोड़ा इस पेपर में तो कुछ नहीं लिखा हुआ था इसके बारे में, मैं थोड़ा सोच समझ के निकाला, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो निकली है बेस्ट। सही है। Okay. Yeah. अच्छा, तो दिस जी हॉल्ट एंड जी कंटिन्यू जो है, दिस इज एट एम एमथ स्टेप, राइट? हाँ, एम स्टेप पे आते हैं ये। तो बट इस पॉइंट पे यू डोंट हैव एक्सेस टू क्यू एम प्लस वन, राइट? हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड पास एक और रन कर देते हैं M+1 पे एट एम स्टेप, हम्म। एक और फॉरवर्ड पास रन करते हैं M+1 की ये निकालने के लिए। Okay. उसमें में वाई कैप से मतलब नहीं है, प्रिडिक्शन से। हमें सिर्फ ये क्यू हॉल्ट और क्यू कंटिन्यू से मतलब है। तो एक एडिशनल फॉरवर्ड पास रन करते हैं टू गेट अच्छा, दिस तो वैल्यू। मतलब हर बार एक एडिशनल फॉरवर्ड पास रन हो गई हाँ, होगा होगा ही इन होगा। एनी केस। ओके, Mm. नाउ दैट ये मेक्स सिर्फ सेंस। ट्रेनिंग में होता है, ये सब ट्रेनिंग के टाइम पे होता है, इन्फ्रेंस के टाइम पे तो कुछ नहीं चलेगा। डीप सुपरविजन वो अपने अभी Mhm. मॉडल बिल्ड कर लेगा, तो रुकना उसमें कभी रुकना। नहीं बट लेकिन क्यों, टेस्टिंग टाइम पर भी तो ये तुम्हें चाहिए होंगे क्यू एम प्लस वन और हॉल्ट वाली, ये तो तुम्हें चाहिए ही नहीं होगा नहीं, ना? टेस्टिंग में हमें की जी ग्राउंड ट्रूथ की अच्छा जरूरत अच्छा नहीं है अच्छा। ना। हाँ, ग्राउंड ट्रूथ की जरूरत नहीं है, यस यू मॉडल राइट। ट्रेन हो चुका है तो मॉडल को बस हाँ प्रीडिक्ट क्यू। करना है। हम्म।
वो प्रिडिक्ट करेगा जी क्यू हॉल्ट एंड क्यू कंटिन्यू हर एम स्टेप पे, और अकॉर्डिंग टू दैट इट विल टेक डिसीजंस वेदर टू स्टॉप और हम्म। कंटिन्यू। यस। ओके। सही सही है। बढ़िया। ठीक Okay. है। Yeah. So the part one जो first equation है वो यूज होगी during the testing time, ये कह रहे हो ना? कौन सी डायरेक्ट equation? प्रिडिक्शन से हम कंपेयर कर लेंगे तो वी डोंट नीड क्यू। नहीं, क्यू तो जरूरत पड़ेगा ही हमको हर बार। अब बेसिकली हम्म। जब हमारा ट्रेन हो जाएगा मॉडल, तो हर हमारे हम्म। फॉरवर्ड पास में वील हैव दिस क्यू हॉल्ट एंड क्यू कंटिन्यू वैल्यूज, ट्रेन्ड ओके। वैल्यूज, तो होपफुली दे हम्म। विल बी करेक्ट। तो ठीक हर है। फॉरवर्ड पास के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें रुकना है या आगे आगे बढ़ना है, एक और हम्म। फॉरवर्ड पास रन करना है। अगर क्यू कंटिन्यू की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम एक और फॉरवर्ड पास रन करेंगे एंड देन दोबारा चेक करेंगे कि क्यू कंटिन्यू क्यू हॉल्ट की क्या है। अगर क्यू ओके। हॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो बस हम वहीं पे रोक के वाई कैप प्रिडिक्शन दे देंगे कि ये हमारा फाइनल प्रिडिक्शन है। ओके। ओके। या गॉट इट। ठीक है। ओके। तो ओके, तो ये हमारा फाइनल लॉस होता है एच आर एम का लॉस। ये हमारा एक लॉस होता है बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल। ये अपना कोई भी लॉस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम। एंड देन दिस जी हॉल्ट एंड जी कंटिन्यू का बी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। हम्म। ठीक है, ये हमारा फाइनल एच आर एम का लॉस है, इसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एच आर एम का मेन पेपर यही है। इसके अब रिजल्ट्स में जाएंगे आगे। तो इसमें इन्होंने रिजल्ट से बड़ी चीटिंग करी है। तो इन्होंने इवेल्युएट किया है RKGI 1, RKGI 2, सुडोकू एक्सट्रीम एंड मेज हार्ड। इन सब पे ये क्लेम कर रहे हैं कि HRM आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सब मॉडल को, डीप सीक, क्लॉड, O3 मिनी। बट ये जो हैं सारे मॉडल्स, ये प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं बस, दे आर नॉट फाइन ट्यून्ड ऑन RKGI। हम्म। वाइल ये जो HRM का है, ये दे आर एक्चुअली ट्रेन्ड ऑन RKGI। कुछ 960 ट्रेनिंग सैम्पल्स ने लिया RKGI के, उस पर ट्रेन किया HRM को, और फिर उस पर प्रेडिक्शन देना शुरू किया। तो ऑफ कोर्स HRM विल परफॉर्म बेटर। आपने हम्म। प्री ट्रेन मॉडल उठा लिए हैं, इनको फाइन ट्यून कर दिया तो RKGI 1 पे, वो इन्होंने हम्म। नहीं किया। सिमिलरली RKGI 2, विच RKGI 2 में सारे मॉडल्स की फट जाती है, अब नहीं फट रही है। अब तो 5.2, Gemini 3 Pro सब 40% प्लस दे देते हैं इस पे एक्यूरेसी। बट हाँ, ये 5% देता है HRM, और बाकी सब भी कम ही है। Of course, they are हम्म। pre-trained models. You cannot expect them to perform very well on any task. Sudoku Extreme and Maze Art पे इनकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि they are language models. They are not models to solve these kind of problems, Sudoku and all that. लैंग्वेज मॉडल ये सब सॉल्व नहीं करते सुडोकू, उनकी डेटा ही नहीं है ये सब। और मेज हार्ड भी नहीं करते। मेज मेज हार्ड मतलब आपको मेज में डाल देंगे, आपको आंसर निकालने की बाहर कैसे निकलेंगे मेज से। तो हम्म। दीज टू टाइप ऑफ सिनेरियोज, all of the language models are not equipped to solve these kind of problems. तो उन्होंने बहुत चीटिंग करी है वैल्यूएशन में अपने मॉडल को सुपीरियर दिखाने के लिए। बट हाँ, कुछ कह नहीं सकते कि वेदर दिस मॉडल एक्चुअली आउट परफॉर्म्स एनी ऑफ दिस मॉडल और नॉट। हम्म। तो ये हाँ। तो सही बात है, बट हाँ मतलब वही है, बट कि लेकिन ये इनके इनके पास ये होगा ना कि एच आर एम्स विल बी वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कि इनके पैरामीटर्स काफ़ी कम होंगे हाँ, कंपैरेटिवली। पैरामीटर्स कम एंड है। हम्म। वही है। अब आई थिंक कि अगर आप इन लैंग्वेज मॉडल्स को फाइन ट्यून कर दोगे RKGI 1 पे, तो ये मेरे को लग रहा है कि इसको हटा कर सकते हैं आउट परफॉर्म। पता नहीं, करना क्या देखना पड़ेगा। पर हाँ, हम्म। जो भी है, अब नाउ लेट्स सी कि HRM रीजनिंग कैसे परफॉर्म करता है। तो ये हमारा एक मेज हार्ट का एग्जांपल है। ये हम रेड वाले पॉइंट पे हैं, हमें ग्रीन वाले पॉइंट पे नहीं, सॉरी, हम ग्रीन वाले पॉइंट पे हैं, हमें रेड पे जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो वी रन मल्टीपल डीप सुपरविजन्स। तो ये हर एक डीप सुपरविजन का जो आउटपुट है उसके उसका विजुअलाइजेशन है। तो एट टाइम स्टेप इक्वल्स टू 1, मॉडल ने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया, एक फॉरवर्ड पास हुआ, मतलब टाइम स्टेप इक्वल टू मतलब एक फॉरवर्ड पास। तो मॉडल ने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया। टाइम स्टेप इक्वल टू 2 में यू कैन सी द मॉडल ट्राइज टू फाइंड पाथ्स फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। रेड से भी निकल रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, और या इस पाथ को भी फॉलो कर रहा है। तो दो पाथ्स निकाल रहा है रेड से। ग्रीन से भी दो पाथ्स निकाल रहा है। इट इज ट्राइंग टू फॉलो टू पाथ्स, एंड इन दोनों पाथ्स को मर्ज करने की कोशिश करेगा। टाइम स्टेप 3 में उसने मर्ज कर लिया, एंड धीरे धीरे इट ट्राइज टू रिफॉर्म इट सेल्फ, एंड टाइम स्टेप 6 तक
6 deep supervision steps के बाद it was actually able to find the best optimal path which connected these 2 points. So you can actually see कि मॉडल एक तरह से रीजनिंग परफॉर्म कर रहा है। उसने पहले धीरे धीरे चलाना शुरू किया पॉइंट्स को कि हाँ यहाँ दोनों 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 पॉइंट से पाथ ढूंढूंगा, फिर दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दूंगा, कैसे करना है, फिर वो मर्ज करने के बाद कौन सा छोटा पाथ है, ये है या कोई दूसरा है। सो it is trying to do all of that stuff that actually you can actually see it actually is able to perform reasoning, हम्म। राइट। सिमिलरली सुडोकू में भी देख सकते हैं। सुडोकू में हमने इसको यही इनिशियल इनपुट दिया और हर टाइम स्टेप पे सिंस वी आर फोर्सिंग दिस मॉडल टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग एट वंस, सो दैट्स वाई इसने सब कुछ फिल कर दिया सारी ग्रेड्स सुडोकू की। एंड उसके बाद ये धीरे धीरे में ठीक कर रहा है कि हाँ ये जैसे ये 2 6 एक साथ एक बॉक्स में नहीं आ सकते, सुडोकू के रूल्स के अगेंस्ट होता है। धीरे धीरे उसने रिफाइन कर करके tries to eliminate the red points, which is incorrect points, and then tries to give a solution at time step 7. So 7 deep supervision steps के बाद it was able to find a solution. So this is like the HRM in a nutshell. तो इसमें जो हमारा लेस इज मोर का पेपर है जो होपफुली नेक्स्ट वीक डिस्कस होगा, उसमें इन्होंने इसी मॉडल को इम्प्रूव किया है। सो दैट्स वाई आई सेड कि इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस HRMs यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पेपर, क्योंकि इन्होंने इसी के ऊपर इसको बिल्ड किया है। सो इन्होंने मेरी दो चीज़ें एड्रेस की हैं। फर्स्ट इज दिस बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम जो मैंने बताया था कि उसका कुछ ऑल्टरनेट ढूंढा है इन्होंने। सेकंड इज कि HRMs में जो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ परफॉर्मेंस है विच दैट इज द डीप सुपरविजन, कि आप कितनी बार फॉरवर्ड पास चला रहे हो, बट नॉट द हिरारिकल स्ट्रक्चर। सिस्टम 2 सिस्टम 1 का जब हमने हिरारिकल स्ट्रक्चर बनाया था कि सिस्टम 1 2 बार एग्जीक्यूट होगा, फिर सिस्टम 2 एक बार होगा, फिर सिस्टम 1 दोबारा 2 बार हो गए, सिस्टम 2 एक बार दोबारा होगा। So that structure that we had created, that is not contributing a lot in the performance gains. अगर आप सिंपल एक सिस्टम 1 ही रखते, एक ही स्ट्रक्चर रखते, तो भी इसी लेवल का परफॉर्म करता है HRM जो अभी कर रहा है, क्योंकि आप मल्टीपल इटरेशंस करते हो उस पर। तो उन्होंने कहा कि उसकी काफ़ी अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है, जो हिरारिकल स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में इतना यूजफुल चीज़ होती है, वो ये मॉडल HRM का जो करंट आर्किटेक्चर है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा गिवन द करंट आर्किटेक्चर सिनेरियोस। तो उन्होंने कोई नॉवल आर्किटेक्चर बनाया एक और which actually gives a lot of performance boost on the basis of hierarchical structure only. Not deep supervision तो चलता ही है साथ में, बट hierarchical structure में भी काफ़ी हमें बूस्ट मिलता है परफॉर्मेंस से। इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया उस आर्किटेक्चर को। तो ये दो इन्होंने इनोवेशन किए हैं, एक BPGT और एक ये hierarchical structure को मॉडिफाई किया। बस हम्म। कुछ होगा इसका नेक्स्ट वीक जानेंगे। ओके। तो बस यही था, यही तक कहानी थी। हम्म। इसमें मेरे को एक चीज ये लगी कि दे शुड हैव आल्सो प्रोब्ड सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, बिकॉज सिस्टम 1 सिस्टम 2 के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चर तो एग्जैक्टली सेम ही रखा होगा उनका प्रिडिक्शन का, को क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर हम्म। एडिंग एंड सब कुछ आगे भेज रहे हैं, तो सब कुछ इनपुट आउटपुट तो सेम ही होगा। सो इफ दे हैड प्रोब्ड इनसाइड सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 कि वो हर टाइम स्टेप पे सिस्टम 1 क्या दे रहा है सिस्टम 2 क्या दे रहा है, that could have also been good to see. हाँ, वो इन्होंने एक सिंपल फॉरवर्ड पास पूरा मतलब इस पूरे नेटवर्क के आउटपुट क्या आता है वो उन्होंने बताया बस। हम्म। हाँ पर हाँ कर सकते थे उसको भी। हम्म। बट जैसे हाँ सेम ये लोग आउटपुट नेटवर्क के सिस्टम 2 के बाद लगा के देख रहे हैं उसको, बीच वाले सुपरविजन सिस्टम 2 जो है इनका एक टाइम स्टेप के अंदर जो सिस्टम 2 बीच वाला जो है उसके ऊपर लगा के भी देखो उसमें क्या आ रहा है, एंड सिस्टम 1 जो है उस पे लगा के देखो उस पे क्या आ रहा है। हाँ आई थिंक इन्होंने किए थे एबलेशन स्टडीज, इसमें इन्होंने ये हाइपर पैरामीटर है कि आपको सिस्टम 1 कॉल्स कितने रखने हैं, सिस्टम 2 कॉल्स कितने रखने हैं। तो उन्होंने हम्म। किए थे स्टडीज, बट उन्होंने कोई एबलेशन स्टडीज की दी नहीं है पेपर में इन्फॉर्मेशन, बट कह रहे थे हमने किया है। तो पता नहीं अच्छा। उन्होंने शायद क्या आउट रहा है, बट पता नहीं। बट मेरे को ये बड़ा आइडिया बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का। ये मतलब इंटरेस्टिंग है और ये लॉजिकल भी है कि कैसे रीजनिंग फॉर्म करती है ह्यूमंस। हम्म। सही ये बात मेरे है को सही अच्छा बात है। लगा। बढ़िया है यार। नाइस। बहुत इंटरेस्टिंग था। हम्म। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ इट्स अ नोवेल कॉन्सेप्ट, अभी अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ है ये। मे बी कुछ मिले हाँ, इसकी प्रॉमिसिंग कुछ और रिसर्च राइट राइट। आगे जाके। अभी तो बहुत बेकार से मॉडल लग रहे हैं मतलब परफॉर्मेंस वाइज।
राइट, वो आई आइडिया तो गेस यही धीरे है। धीरे इम्प्रूव होंगे। या बट माय क्वेश्चन विल बी कि इनो किसी ने इस सेम चीज को लैंग्वेज मॉडल्स पे नहीं ट्राई किया? नहीं, लैंग्वेज एग्जैक्टली मॉडल्स में ना इसको करना आई थिंक थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, मेरे को ऐसा लगता है। exactly. In language models you just take system 1 के लिए you take a very small model, कोई 3 बिलियन पैरामीटर्स वाला ले लो एंड अच्छा, बिल्कुल। इसके अंदर, अच्छा, ओके। हाँ, ओके ओके। सिस्टम 1 में यू टेक 3 बिलियन का कोई मॉडल और सिस्टम 2 में तुम ले लो कोई 20 बिलियन का, 20-25 बिलियन वाला जो थोड़ा सा अच्छा हो। अब पता है, ये मैंने सोच रहा था, ये लिखी तो कह रहा है, बट आई थिंक ये मेरे को भी सोचा था कि सिस्टम 2 का आर्किटेक्चर बड़ा होना चाहिए, बट मैंने सोचा थोड़ा, बट मेरे को लगता नहीं है बड़ा होना चाहिए। सिस्टम 2 को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए मेनली, लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्टेक्स्ट, कि उसको स्ट्रैटेजी बनानी है, और वो छोटे नेटवर्क की स्ट्रैटेजी बना सकता है। हमारा ब्रेन भी लिमिटेड ही है, छोटे दोनों बराबर सी होते हैं सिस्टम टू हम्म। सिस्टम 1, बस सिस्टम 1 जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होता है। सिस्टम 2 एक लॉन्ग टर्म मेमोरी को मेंटेन रखना है और बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो वो सिंपल नेटवर्क से भी कर सकता है, गिवन उसको करेक्ट इनपुट मिले, क्योंकि इसमें देख 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम 2, एंड इट्स हम्म। एबल टू रिटेन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसको ये पता है कि सिस्टम 1 ने मेरे को क्या दिया है, प्रोसेस करके उसको प्रीवियस स्ट्रैटेजी भी पता है अपनी Z is 0 वाली, जो डायरेक्टली इस पे इनपुट पे आ रही है। तो इसको एक लॉन्ग टर्म इनपुट मिल रहा है। तो आई थिंक आर्किटेक्चर दोनों का सेम रह सकता है, तभी इन्होंने रखा है आर्किटेक्चर सेम दोनों मॉडल्स का। दोनों का आपको ऐसा लगता आर्किटेक्चर्स, है? आर्किटेक्चरल तुम सेम रख सकते हो बट देन दोनों के मतलब वेट्स शुड बी डिफरेंट। हाँ, मतलब वेट्स तो दोनों, डिफरेंट आएंगे। वेट्स तो मतलब दोनों, डिफरेंट आएंगे भाई। हाँ मतलब एग्जैक्टली सेम चीज नहीं यूज कर सकते दोनों में। हाँ हाँ हाँ। You'll have to train one model to be more of a जनरलिस्ट जो प्लानिंग के लिए है एंड एक जो स्पेशलाइज्ड कुछ करने के लिए है। अब वही मेरे ख्याल से लेस इज मोर का जो पेपर है ना, उन्होंने कुछ किया है इसमें, यही चीज़ की होगी कुछ। हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या डिटेल्स है। हम्म। Yeah, it was good. I think I missed some part of it, but yeah, interesting. Thank you. हम्म। अ, ये इसमें लेस इज मोर वाले पेपर में भी इन्होंने किए तो ये वाले टास्क ही सॉल्व करे होंगे ना, मतलब ऐसे छोटे वाले टास्क ही, नॉट हाँ, एज ये सच एज। ये जनरल पर्पस बने ही नहीं है अभी मॉडल्स, ये अभी उसी के लिए हो रहे हैं बस। मतलब इसी में अगर मतलब इनके ही आर्किटेक्चर्स को यूज करके मतलब इवन जस्ट HRM को उठा के इफ यू जस्ट रिप्लेस देयर सिस्टम 1 सिस्टम 2 विद LLMs, उससे परफॉर्मेंस गेन का कुछ हो सकता है, मतलब हो ही सकता होगा, किसी ने कुछ तो ट्राई किया ही होगा यार इस पे, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं किया उन्होंने। इतने फेमस नहीं है ना यार ये नहीं नहीं, मॉडल। TRM तो बहुत फेमस हुआ है, TRM तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। नहीं नहीं, ये वाला मॉडल लेसेस मोर वाला। हाँ हाँ, लेस इज अच्छा, मोर तो बहुत फेमस हुआ है। टाइनी रिकर्सिव मॉडल, हाँ। पता नहीं यार, मगर उससे कुछ एलएलएम लगाने का सेंस बनता है या नहीं? एलएलएम खुद गधे होते हैं यार, एक तो पहली बात, उनमें ज्यादा अकल होती नहीं। एनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर बट लग जाएगा इसमें, हम्म। आजकल सारे डिकोडर ओनली चल रहे हैं। हाँ बट नहीं, यू डोंट हैव टू यूज एनकोडर ओनली ना, इफ यू आर यूजिंग LLMs यू कैन जस्ट पास दोज ट्रेसेस डायरेक्टली, जो तुम्हारे आउटपुट आ रहे हैं वो ट्रेसेस डायरेक्टली आगे पास कर रहे हो तुम, हम्म। समझ रहे? इंस्टेड ऑफ एनकोडर ओनली, वो वहां पे बस तुमने LLMs तुम्हारे फिक्स कर दिए हैं, वो कुछ आउटपुट दे रहा है प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट आगे उस पे जा रहा है, फिर वो अगले उस पे जा रहा है। बन सकता है, शायद बनाया हो किसी ने, देखना दिस पड़ेगा। इज लाइक इट विल बी लाइक अ हायरार्किकल एजेंटिक सिस्टम। मेरे इसने तो पता नहीं, मेरे ख्याल इसने क्या यूज किया है, टीआरएम उसने तो नहीं किया होगा वो जो तू कह रहा है। हाँ, इन्होंने भी नहीं किया होगा TRMs में भी, इसके आर्किटेक्चर को देख के यही लग रहा है इसमें से इन्होंने बस थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करे हैं। हाँ, बस थोड़े बहुत ही हैं, ज्यादा नहीं है। हम्म। चलो बढ़िया था। होपफुली नेक्स्ट वीक, लेट्स सी नेक्स्ट वीक अगर कौशिक आ रहा है प्रेजेंट करने तो।
नहीं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं। हाँ, हो जाएगा कुछ ना कुछ।